हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, इस पर हम एक्चुअल बैलेंस शीट की फिगर्स को अपनी एक्सेल शीट में फीड करेंगे और ये एक्सेल शीट हमको कुछ इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट करके देगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। मैक्सिमम जो यूज होता है वो है इनडायरेक्ट मेथड, तो ये एक्सेल शीट हमने इनडायरेक्ट मेथड के लिए ही जनरेट की है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये बैलेंस शीट है, ये एक एक्चुअल बैलेंस शीट है जैसा कि हमें अपने बैंक्स में या अपने अपने क्लाइंट से मिलती है। हम इसकी फिगर्स को अपनी एक्सेल शीट के अंदर फीड करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ जरूरी बातें हम कैश फ्लो के बारे में कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरह के कैश फ्लोज हम देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि फर्म या कंपनी या यूनिट जो काम कर रही है उससे उस कैश फ्लोज कहां से आ रहे हैं या कैश कहां जा रहा है, ये उसका कंपाइलेशन होता है यहां पर। ऐसे ही सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फिक्स असेट्स के ऊपर कैश कितना खर्च हुआ है या फिक्स असेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, फिक्स असेट्स को सेल ऑफ करके अगर कोई कैश जनरेट हुआ है तो वो कितना है। ऐसे ही इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर अगर कोई पैसा खर्च हुआ है तो वो कितना है, या अगर वो पैसा आया है तो वो कितना है। लाइकवाइज अदर जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके ऊपर अगर कोई पैसा जनरेट खर्च हुआ है या अदर नॉन करंट एसेट्स से पैसा आया है उनको डिस्पोज ऑफ करके, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं। जो थर्ड और फाइनल पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है डायरेक्टली कैश कहां कहां से लिया फर्म ने या कंपनी ने और कैश कहां कहां दिया। यानी कि अगर कैपिटल के शेप में कोई पैसा आया है या कैपिटल बढ़ा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ी हैं कंपनी की या फर्म की, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ रहे हैं या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़ रही हैं, तो इन सब चीजों से कैश आता है। लाइकवाइज अगर कैपिटल घट रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स घट रही हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स घट रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स घट रही हैं, इसका मतलब है कि कैश हमारा जा रहा है, फर्म के अंदर से कैश जा रहा है। अगली बात, जरूरी नहीं है कि किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी का कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो वो लॉस में जा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही अगर किसी कंपनी या फर्म का कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो फर्म अच्छा कर रही है, वो कंपनी अच्छा कर रही है। इसको हम ऐसे समझते हैं, हम एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई फर्म या कंपनी के पास जो कैश आ रहा है वो आ रहा है लोन्स के थ्रू। कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के नए लोन्स ले लिए, यानी कि 100 लाख रुपीस के। और इन लोन्स को उसने क्या किया, इसमें से 80 रुपए उसने अपने ग्रुप कंसर्न को दे दिए, ग्रुप कंसर्न को 80 रुपए दे दिए। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि 20 रुपए, यानी कि इसका जो डिफरेंस है, लोन से जो पैसा आया था वो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए आया था, जो पैसा दे दिया कंपनी ने बाहर वो दे दिया 80 लाख रुपए। यानी कि आपको दिखाई देगा कि नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है 20 लाख रुपए से। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली लोन लिया गया 1 करोड़ रुपए का और वो लोन उठा के कंपनी से बाहर चला गया, यूनिट से बाहर चला गया, जो कि एक नेगेटिव साइन है, जबकि कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो यूनिट अच्छा कर रही है या कैश का सही इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई यूनिट है जिसके पास, जिसने कैश क्रेडिट लिमिट ली या सीसी लिमिट ली किसी भी बैंक से। अगेन 1 करोड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। और सीसी लिमिट लेने के बाद जो स्टॉक बढ़ा वो बढ़ा, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए से। और जो फिक्स असेट्स हैं वो बढ़ गए 70 रुपए से। तो अब क्या होगा, पैसा तो आया 1 करोड़ रुपए, यूज हुआ 20 लाख रुपए स्टॉक में, 70 लाख रुपए फिक्स एसेट्स में, टोटल पैसा यूज हुआ 90 लाख रुपए। और हमें दिखाई देगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव है 10 लाख रुपए से। लेकिन क्या ये हेल्दी साइन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कैश क्रेडिट का जो यूज होता है वो एंटायरली करंट एसेट्स के लिए होना चाहिए, यानी स्टॉक को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, रॉ मटेरियल को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। फिक्स असेट्स को बढ़ाने के लिए अगर कैश क्रेडिट लिमिट का यूज किया गया है तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की कैटेगरी में आता है, जो कि हेल्दी साइन नहीं है। तो यहां भी हम देखते हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, बट अगेन फर्म ने फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया और ये एक हेल्दी साइन नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में। मान लीजिए एक फर्म ने के पास कैपिटल था 100 रुपए का, 100 रुपए कैश फ्लो आया कैपिटल के थ्रू, और इसने लोन लिया 20 रुपए का,
तो टोटल जो कैश आया इसके पास में वो हो गया 120 रुपए। अब इसने क्या किया, इसने फिक्स असेट्स खड़े किए 80 रुपए के, और जो करंट असेट्स हैं जिसमें स्टॉक होगा, डेटर्स होंगे, ये खड़े हुए मान लेते हैं हम कि 50 रुपए के, और 10 रुपए यहां सीसी लिमिट में आ जाते हैं, यानी कि सीसी लिमिट यानी कि नेगेटिव में। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर आपको जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैश फ्लो नेगेटिव है 10 रुपए से, लेकिन फिर भी एक हेल्दी साइन है यहां पर। कैसे? क्योंकि फर्म ने जो कैपिटल था 100 रुपए का और 20 रुपए का जो लोन था, उसमें से टोटल ये लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं वो 120 रुपए के हैं। 120 रुपए के लॉन्ग टर्म फंड्स में से उसने 80 रुपए ही लॉन्ग टर्म एसेट्स में यूज किए हैं, और बाकी 40 रुपए और प्लस बैंक से जो 10 रुपए की सीसी उठाई वो उसने करंट एसेट में यूज किया है। अब यहां पर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन एक ये फर्म एक हेल्दी फाइनेंशियल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो पॉजिटिव होना किसी फर्म या कंपनी के लिए अच्छा है, या कैश फ्लो नेगेटिव होना किसी फर्म या कंपनी के लिए बुरा है। डिपेंड करता है कि कैश का इस्तेमाल कहां हो रहा है, कैश यूज कैसे हो रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा मैंने पहले बताया कि जिसको भी बैलेंस शीट की फिगर्स को इस एक्सेल शीट में फीड करना आता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक एक्चुअल बैलेंस शीट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। यहाँ पे 2 साल के फाइनेंशियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 21 मार्च 21 के और मार्च 22 के। सबसे पहले हम डेट्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम 31 मार्च 2021 की फिगर्स को फिल करेंगे, और यहाँ पर हम फिल करेंगे 31 मार्च 2022 की फिगर्स को। सबसे पहले है सेल्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम P&L या बैलेंस शीट की फिगर को हम एक्सेल में फिल करें तो हमारे पास सारे शेड्यूल्स अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि ये जो नोट नंबर लिखा हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है नोट नंबर 14, ये नोट नंबर 15। लाइकवाइज आप ये P&L के नोट्स हैं। ऐसे ही जब हम नीचे इसमें देखेंगे फाइनेंशियल्स में, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसमें भी आपको यहाँ पर सब जगह नोट नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 इस तरह से करके। तो आपके पास बैलेंस शीट के साथ P&L के साथ ये सारे नोट्स आने चाहिए, तभी हम एक्चुअली प्लेस कर पाएंगे एक्सेल शीट के अंदर फिगर्स को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेल्स। तो 31 मार्च 21 की जो सेल है ये यहाँ रुपीज में, हम जब यहाँ फीड करेंगे हम लाख में फीड करेंगे। हमारा 31 मार्च 21 की जो सेल है 11951.63 लाख, तो 11951.63 हो जाता है यहाँ पे। और 22 में 18097.69, 18097.69 ये हो गई सेल की फिगर। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो फिगर यहाँ पे हमको P&L में दिखाई दे रहा है वो है अदर इनकम का। तो अदर इनकम के शेड्यूल में चलना जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो अदर इनकम है ये ऑपरेशनल इनकम है या ये नॉन ऑपरेशनल इनकम है। तो हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 15 के अंदर। जैसा यहाँ आपको दिख रहा है शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15 में चलते हैं हम, जो कि आपको इस P&L के नीचे मिलेगा। ये है शेड्यूल नंबर 15। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट इनकम है 21 में 3,11,000 की, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 35,000 का। लाइकवाइज 22 में भी इंटरेस्ट इनकम है 19,74,000 की। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी इनकम नॉन ऑपरेशन इनकम का ही पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हमें ये कहाँ फीड करना है, एक्सेल शीट में P&L में जब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर है रो नंबर 40 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, नॉन ऑपरेशनल इनकम या इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ हम ये इनकम्स को फिल करेंगे। तो नॉन ऑपरेशनल इनकम जो 31 मार्च 21 यानी कि 2021 में जो अर्न की गई है वो है 3,46,000, तो हम यहाँ डालेंगे 3.46। और 22 में जो अर्न की गई है वो है 19,74,000, तो ये हम डालेंगे 19.74 यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं P&L की अगली फिगर की तरफ। अगली फिगर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये है 21 का स्टॉक इन ट्रेड परचेज यहाँ पर, और 22 का स्टॉक इन ट्रेड परचेज ये है फिगर हमारे पास यहाँ पर। तो ये जो फिगर है 11479.69 ये हम फीड करेंगे। ये है हमारे पास परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर 11479.69, और जो 22 की फिगर है वो है 17095.07। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप जो परचेजेस है, अगर रॉ मटेरियल की परचेजेस हैं तो हम रो नंबर 12 के अंदर उसको फीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो फिगर है P&L के अंदर वो है चेंजेस इन इन्वेंट्री का। चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर आपको फिगर ब्रैकेट में दिखाई दे रही है 7,96,31,000 समथिंग। और लाइकवाइज 22 में भी ये फिगर ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे। ब्रैकेट के अंदर फिगर का मतलब होता है कि ये इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है। अब इसको ऐसा समझते हैं, हम चलते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री के शेड्यूल के अंदर।
चेंजेस इन इन्वेंट्री का शेड्यूल हमारे पास यहाँ नीचे दिखाई देगा। ये देखिए, ये है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का शेड्यूल। तो 31 मार्च 21 के अंदर क्या दिखाया दिया है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ ईयर जो था वो था 4 करोड़ 46 लाख। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो है 12 करोड़ 42 लाख 76,000। तो इस तरह से जो इन्वेंट्री का जो स्टॉक, इन्वेंट्री की जो फिगर है वो एक्चुअली बढ़ रही है, और जब इन्वेंट्री की फिगर बढ़ रही होती है तो फिर उसको P&L के अंदर एक्सपेंसेस सेक्शन में नेगेटिव में दिखाया जाता है, यानी कि ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ऐसे ही हमें यहां दिख रहा है मार्च 22 में ओपनिंग इन्वेंट्री 12 करोड़ 42 लाख 76,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 17 करोड़ 48 लाख और 8,000 है। तो यहां पर भी वही है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है, तो फिगर को नेगेटिव में दिखाया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर को अपनी एक्सेल शीट के अंदर फीड करेंगे। हमारे पास ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए रो नंबर 22 और क्लोजिंग स्टॉक के लिए है रो नंबर 23। तो पहले हम मार्च 21 की फिगर को यहाँ फीड करेंगे। मार्च 21 में जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो हमको यहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली 4 करोड़ 46 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये वाली। तो यहाँ हम करेंगे 446.45 और क्लोजिंग स्टॉक है 1242.77। ऐसे ही 22 में ओपनिंग है 1242.77 और क्लोजिंग है 1748.08। चलिए आगे चलते हैं अपने P&L के अंदर। P&L में जो नेक्स्ट फिगर हमें दिख रही है वो है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि इंप्लॉयज के ऊपर कितना खर्चा किया कंपनी ने या फर्म ने, यहाँ पर ये फिगर है 493.22। ये फिगर हम यहाँ फीड करेंगे। इंप्लॉय एक्सपेंसेस का हमारा जो रो है वो रो नंबर 26 में है, तो ये है 493.22। और 20 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो खर्च हुआ है अमाउंट इसके ऊपर वो है 563.58। तो हम यहाँ फीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट को हम के शेड्यूल में हम चलते हैं, शेड्यूल नंबर 17 में। ज्यादातर फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट ही होती है। तो यहां पर ही देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाई दे रहा है और अदर बोरिंग कॉस्ट दिखाई दे रहा है 138.04 लाख और 139.33 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट में हमारे पास इंटरेस्ट के लिए ये हमारे सेल्स हैं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन एंड अदर इंटरेस्ट। तो अभी हमारे पास में चूंकि इसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है शेड्यूल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक सेल में सारे के सारे फाइनेंस कॉस्ट को डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर 138.04 जो है उसको हम डाल देते हैं यहां पर 138.04, और जो 139.33 की जो फिगर है ये हम फीड कर देते हैं यहां पर 139.33। तो फाइनेंस कॉस्ट भी हमारा हो गया। अगला हमारा क्या है, ये है डिप्रिसिएशन P&L के अंदर। तो डिप्रिसिएशन मार्च 21 में है 81.36, मार्च 22 में है अराउंड 76 लाख। तो हम क्या करेंगे, वापस आते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। डिप्रिसिएशन के लिए ये सेल्स हैं हमारे रो नंबर 31 के अंदर। 81.36 यहां फीड करेंगे, 76 लाख यहां पे फीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो डिप्रिसिएशन की फिगर हम फीड कर चुके हैं। अब है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये फिगर है 21 के लिए, ये फिगर है 22 के लिए। चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। अदर कॉस्ट के लिए हमारे पास ये है रो नंबर 27। अदर कॉस्ट में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है 402.14 और 21-22 के लिए है 531.74। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये टोटल एक्सपेंसेस है, तो ये हमारी एक्सेल शीट खुद कैलकुलेट करेगी। प्रॉफिट भी हमारी एक्सेल शीट खुद कैलकुलेट करेगी। अब हमें चलना है टैक्स की तरफ। तो टैक्स की जो फिगर है ये है टैक्स, ये है फाइनेंशियल 2021 का टैक्स, ये है फाइनेंशियल 21-22 का टैक्स। तो हम क्या करेंगे, 2021 का जो टैक्स है वो हम फिल करेंगे करंट टैक्स में यहां पर, यानी कि 40.49 लाख और 56.13 लाख। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहां पर जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है पूरे पीरियड का वो हमारी एक्सेल शीट से टैली हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का फाइनल फिगर आया है वो है 116.47। हमारा जो फिगर है वो है 116.47, यानी कि टैली हो रहा है। लाइकवाइज इधर जो फिगर है वो है 160.89, हमारा भी फिगर है 160.89, तो ये भी टैली हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमने P&L की सारी फिगर्स को बिल्कुल सही फिल किया है। आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं वो हम फिल करेंगे बैलेंस शीट से। ये है बैलेंस शीट वाला पेज हमारा। एक ही फिगर को लेते जाएंगे और हम अपनी एक्सेल शीट में फिल करते जाएंगे। सबसे ऊपर हमारे पास बैलेंस शीट में क्या फिगर है, ये है शेयर कैपिटल की फिगर। शेयर कैपिटल मार्च 21 में भी 100 लाख है, मार्च 22 में भी 100 लाख है। शेयर कैपिटल की फिगर हमारे पास हमारे एक्सेल शीट में लायबिलिटीज में जो ये थर्ड सेक्शन है कैपिटल का, यहां पर है पेड अप कैपिटल। तो यहां हम डालेंगे 100 लाख एंड 100 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस मार्च 21 की बैलेंस शीट में है ये वाली फिगर,
378.55, मार्च 22 की बैलेंस शीट में है 539.44। इस फिगर को हम रिजर्व सरप्लस के अंदर फिल करेंगे 378.55 एंड 539.44, इस तरह से। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं, हम आ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये जो फिगर है ये दिस इज नथिंग बट इन दोनों का टोटल है ये, तो इसलिए हमें इसको कहीं फिल नहीं करना है अपने एक्सेल शीट के अंदर, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट इसका टोटल करेगी। हमें चलना है आगे अगले कंपोनेंट की तरफ जो कि है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको यहां दिखाई दे रही है 875.57 और यहां दिखाई दे रही है 814.95, बट इसको फिल करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इसके अपने कंपोनेंट्स क्या क्या हैं या सब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो हमें उसके लिए चलना चाहिए शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। शेड्यूल नंबर 3 में जब हम चलते हैं, ये शेड्यूल नंबर 3, तो इसमें हमको दिख रहा है कि ये है टर्म लोन की फिगर पूरी पूरी, ये पूरा ही टर्म लोन है। 875.57 यहां पर टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग था, 814.95 यहां पर टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग है। शेड्यूल देखना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी ने या फर्म ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स या फ्रॉम थर्ड पार्टीज दिखाए हों, तो अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो हमें एक्सेल शीट में उसको अनसिक्योर्ड लोन के सेल में ही फिल करना है। अब यहां पर हमें दिख रहे हैं कि सारे का सारा टर्म लोन का फिगर है, तो हम इसको पूरे को टर्म लोन के अंदर फिल करेंगे। टर्म लोन की फिगर हमारी जो है वो है यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर हमें दिख रहे हैं दो सेल्स, एक है फ्रॉम अवर बैंक, एक है फ्रॉम अदर बैंक्स। हम मान लेते हैं कि दूसरे बैंक के टर्म लोन्स हैं, तो दूसरे बैंक के जो टर्म लोन्स हैं वो है 875.57 जो कि आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2021 का, और 31 मार्च 2022 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 814.95। तो ये हम डालेंगे 814.95 यहां पर। अब यहां पर एक खास बात है कि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्म लोन का जितना पार्ट अगले 12 मंथ में पे करना होता है, वो जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ना लेकर हमें उसे लेना होता है करंट लायबिलिटी के अंदर। फिर से देखते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये जो टर्म लोन की आउटस्टैंडिंग है ये 875.57 लाख है, इसमें से अगले 12 महीनों में, यानी कि ये फिगर जो हमने लिखी है यहां पर 875.57, ये फिगर है 31 मार्च 2021 की आउटस्टैंडिंग। अब इसमें से करीब 2 करोड़ रुपीस 21-22 में पे ऑफ होना है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में इस फिगर में से 2 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रिंसिपल पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 करोड़ रुपए यहां कम करके लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर के अंदर दिखाएंगे। कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो अक्सर इस चीज को वो बाइफरकेट नहीं करती है। ये हमें अपने एनालिसिस करते समय ध्यान रखना है कि इसको हम बाइफरकेट करें। तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपए हमने यहां पर ले लिया और ये यहां टर्म लोन की जो फिगर है इसको हम 2 करोड़ रुपए से कम कर देंगे जिससे हमारी फिगर इक्वल रहे। तो हमने ये जो फिगर पूरी थी टर्म लोन की 875.57, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 675.57 रह गया टर्म लोन के अंदर और 200 लाख हम ले गए लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर के अंदर। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस करने का तरीका। अब ये फिगर आपको पता कहां से चलेगी, इसके लिए आपको कंपनी से या यूनिट से आपको उसके रिपेमेंट शेड्यूल मांगने पड़ेंगे या स्टेटमेंट मांगना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि टर्म लोन्स का रिपेमेंट कैसे होना है। अब ऐसे ही मार्च 22 में जो टर्म लोन की फिगर है वो है 814.95। अब इसमें से भी कंपनी को डेफिनेटली अगले 12 महीनों में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे ऑफ करना होगा। फॉर एग्जांपल वो जो फिगर है वो है 2 करोड़ 25 लाख की, तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ 25 लाख की फिगर को डालेंगे लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर में यहां पर, और इस टर्म लोन के अमाउंट को 2 करोड़ 25 लाख से रिड्यूस कर देंगे। यहां पर हम कर देंगे -225। ये है एक्चुअल एनालिसिस का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो कंपोनेंट हमारे पास में है बैलेंस शीट के अंदर वो है करंट लायबिलिटीज का। ये जो फिगर यहां आपको दिखाई दे रही है ये केवल नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल है, इसलिए हमें इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर फीड नहीं करना है, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट हमारी जो एक्सेल है वो काम करेगी उसके ऊपर। अब करंट लायबिलिटी के अंदर जो पहला कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए भी कंपनी ने हमको शेड्यूल प्रोवाइड किया है, तो हम चलते हैं शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 6, ये है शेड्यूल नंबर 6 हमारा। तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक्स, ये तो है सीसी लिमिट की फिगर। इसके अलावा अदर लोन्स एंड एडवांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में ये सारे। तो बेसिकली ये सारा का सारा ही वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का पार्ट है। तो हम इस पूरे के पूरे टोटल को, यानी कि ये जो पूरा का पूरा फिगर है यहां पर और यहां पर, हम इसको डालेंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर। वापस चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये हमारी बैलेंस शीट। तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहां पर जो थी हमने देखा कि पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल बोरोइंग है, तो हम क्या करेंगे 1097.82 जो फिगर थी वो हम डालेंगे अपनी एक्सेल शीट में। ये है वर्किंग कैपिटल बोरोइंग
ये दो सेक्शंस हैं, वर्किंग कैपिटल बोरोइंग फ्रॉम अवर बैंक एंड फ्रॉम अदर बैंक्स। हम फिलहाल फ्रॉम अदर बैंक्स में डाल सकते हैं इसको, वह है 1097.82 यहाँ पर है, और मार्च 22 में जो क्लोज हुआ है ये फिगर वो है 2556.78 पर, तो वो हम डालेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा बैलेंस शीट का, अब हमारा है ये है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी, ये है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में अदर्स के अंदर ये है, तो ट्रेड पेबल्स तो सीधा सीधा फिगर है, सीधे ही हमको क्या करना होता है, क्रेडिटर फॉर परचेज में हमें ट्रेड पेबल्स को डाल देना होता है। तो ये है 986.97 और ये है 799.11। तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस के अंदर ट्रेड पेबल्स की फिगर को डाल दिया। अगला कंपोनेंट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का, जो कि ये दिख रहा है हमें यहाँ पर 80.10 और यहाँ पर दिख रहा है 63.85। तो हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को डाल सकते हैं यहाँ पर। हमारे पास जो अदर करंट लायबिलिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर है एक अदर्स, इसमें हम प्रोविजन की फिगर को डाल सकते हैं 80.10 एंड 63.85। इस तरह से हमारे लायबिलिटीज के सारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी का जो टोटल है हमारे एक्सेल शीट में वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअल बैलेंस शीट से। तो लायबिलिटी का जो टोटल आ रहा है हमारा वो है मार्च 21 में 3519.01, ये देखिए ये है 3519.01, और 22 का जो टोटल है वो है 4874.13, ये देखिए यहाँ पे 4874.13, यानी कि हमारी जो फीडिंग है लायबिलिटी साइड की वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं असेट साइड की तरफ। इससे पहले एक बार जरा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ नजर डाल के देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है कुछ मार्च 22 का। यहाँ पर प्रॉफिट की फिगर, उसके अलावा डेप्रिसिएशन की फिगर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस का जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो एडजस्टमेंट है, वो सारी फिगर्स ये हमारे एक्सेल शीट खुद पिक करती चली जा रही है और धीरे धीरे इस पर अपने आप काम हो रहा है। जैसे ही हम सारी फिगर्स को फीड करेंगे बैलेंस शीट की और P&L की, तो हमारा कैश बैलेंस निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम एसेट साइड में चलते हैं। ये हमारे एसेट साइड है। आते हैं वापस अपनी एक्चुअल बैलेंस शीट में। एक्चुअल बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले है फिक्स एसेट्स की फिगर। तो फिक्स एसेट्स के शेड्यूल में चलना है। हमारे पास यहाँ पर फिक्स एसेट्स के लिए अपनी एक्सेल शीट में ये है कंपोनेंट नंबर 2 फिक्स एसेट्स। इसके अंदर हमारे पास 3 सब कंपोनेंट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड सन्ड्रीज। हम यहाँ पर डालेंगे ग्रॉस फिक्स एसेट्स की फिगर को और उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर कोई है तो उसको हम ऐड करेंगे, जिससे हमारा टोटल फिक्स एसेट्स की फिगर निकल कर आएगी। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले फिक्स एसेट्स के शेड्यूल के अंदर। तो फिक्स एसेट्स का शेड्यूल जो है वो हमारा ये है, वो हम पहले रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है इसमें, इस शेड्यूल के अंदर हमें ढूंढना है मार्च 21 का ग्रॉस ब्लॉक। मार्च 21 का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो आपको कहां दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा यहां पर। ये है हमारा मार्च 21 का ग्रॉस ब्लॉक। ये देखिए ये फिगर है यहाँ पर। इसे लैक में अगर हम देखें तो ये बन जाती है हमारी 1607.73। तो इस फिगर को हम डालेंगे यहाँ पर। वैसे तो हमें कंपोनेंट वाइज डालना है, लैंड एंड बिल्डिंग की फिगर को अलग से, प्लांट मशीनरी को अलग और सन्ड्रीज में अलग। फिलहाल समझने के लिए हम इसको पूरे को सन्ड्रीज में डाल देते हैं 1607.73 में। यहाँ पर सॉरी, ये है मार्च 21 की फिगर, तो हमें इसको यहाँ डालना है 1607.73, यहाँ पर आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं इसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये सारे एडिशंस हुए हैं। ये देखिए ये जो कॉलम है एडिशंस का कॉलम है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या एडिशन हुए, किस किस कंपोनेंट में एडिशन हुए, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो टोटल जो एडिशन हुआ पूरे साल में वो ये हुआ। इसके बाद ये हुआ डिलीशन, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये है डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर, और जो फाइनल फिगर बनी मार्च 22 की वो बनी ये वाली फिगर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्रॉस ब्लॉक है मार्च 22 का वो ये वाला है 1618.75। तो इस फिगर को हम डालेंगे यहाँ पर 1618.75 को। देख लेते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी फाइनेंशियल 21-22 में ऐड हुआ है, जो कि फिगर ये है, और वही फिगर उठकर यहाँ पर चली गई है। तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर मार्च 21 में नहीं थी, जबकि मार्च 22 में आ गई है। तो मार्च 22 में हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर को डालेंगे, वो है 73.29। वो फिगर आ जाती है हमारी यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सेल में। अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन जो है वो इसी में हमें फिक्स्ड एसेट्स के शेड्यूल में आगे दिखाई देता है। ये देखिए ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस था फाइनेंशियल 2021 के लिए, वो बैलेंस था हमारा ये वाला 165.34 लाख। तो इस 165.34 लाख को हम पुट करेंगे यहाँ पर, और जो नेक्स्ट ईयर की फिगर है, नेक्स्ट ईयर का जो
स्टैंड अलोन बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो ये है, और जो टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया अब तक वो है ये वाली फिगर 241.34 लाख। तो 241.34 लाख को हम फीड करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो नेट ब्लॉक निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1442.39 मार्च 21 के लिए और 1450.70 मार्च 22 के लिए। चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं वापस और देखते हैं हमारी फिगर सही है या नहीं। पहले हम इसको वापस रोटेट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट की जो फिगर है हमारी ये देखिए, ये जो फिगर है 1377.41, ये फिगर हमारी निकल कर आई यहाँ पर नेट ब्लॉक की, और ये जो फिगर है 1442.39 जो कि लास्ट ईयर की थी वो फिगर हमारी आ रही है यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे। अब है हमारे पास अगला कंपोनेंट बैलेंस शीट के अंदर, वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म एडवांसेस की जो फिगर है वो है 363.62 यहाँ पर है, और 434.25 है मार्च 22 की फिगर। इसके शेड्यूल में चलते हैं, देखते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या चीज है। ट्रेड पेबल फिक्स्ड असेट्स का शेड्यूल है, ये है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। ये देखिए, ये है लोन्स एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टी को अगर लोन्स एडवांस दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये रिलेटेड पार्टी को एडवांस दिया गया यहाँ पर मार्च 21 में 363.62 लाख, और ये बढ़कर हो गया 434.24 लाख, और यही फिगर गई है बैलेंस शीट में। तो हम अपनी एक्सेल में इसको कहाँ फीड करेंगे, हमारे पास है नॉन करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट या लोन्स टू ग्रुप कंसर्न, तो यहीं पर ये फिगर फीड होगी। मार्च 21 की जो फिगर है 363.62 है, मार्च 22 की जो फिगर है वो 434.24 है। इस तरह से चलिए वापस चलते हैं बैलेंस शीट में। अब है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में हमको दिखाई दे रही है फिगर यहाँ पे 76.11 लाख, यहाँ दिखाई दे रही है 82.30 लाख। तो अदर नॉन करंट एसेट के लिए हमारे पास में हमारे जो एक्सेल शीट है इसमें अदर नॉन करंट एसेट के अंदर अदर्स में हम इस फिगर को डाल सकते हैं। मार्च 21 की जो फिगर है 76.11 लाख वो यहाँ पर, और 22 की जो फिगर है 82.30 लाख वो यहाँ पर आ जाएगी। अब अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा इसका टोटल। तो इसके टोटल को हमें कहीं फीड नहीं करना है, इसका टोटल हमारी एक्सेल शीट खुद कैलकुलेट करेगी। हम चलते हैं अब करंट एसेट की तरफ। करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का हमारा फिगर 21 के लिए ये है, 22 के लिए ये है। तो 21 की फिगर को, इन्वेंट्री की फिगर को हम फीड करेंगे एसेट साइड में। हमारे पास ये है इन्वेंट्री का सेक्शन। इन्वेंट्री के अंदर है फिनिश गुड्स। हमने जैसे कि शेड्यूल के अंदर देखा था सारी की सारी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स के शेप में है, तो हम इन्वेंट्री को सबको फिनिश गुड्स के अंदर ही डालेंगे। 1242.77 जो मार्च 21 की इन्वेंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी, और मार्च 22 की जो इन्वेंट्री है 1748.08 वो यहाँ पर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर ये है हमारी, पर इसके शेड्यूल को देखना जरूरी है। शेड्यूल से हमें ये पता करना जरूरी है कि कितने जो रिसीवेबल्स हैं वो अप टू 6 मंथ्स के हैं और कितने रिसीवेबल्स हैं वो मोर देन 6 मंथ्स हैं। अप टू 6 मंथ्स के जो रिसीवेबल्स होते हैं उसे करंट एसेट में ग्रुप किया जाता है, और मोर देन 6 मंथ्स के रिसीवेबल्स को नॉन करंट एसेट में ग्रुप किया जाता है जब हम एनालिसिस करते हैं तब। तो हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 11 में और देखते हैं कि हमारे पास रिसीवेबल्स की एजिंग है कि अवेलेबल या नहीं है। ये है हमारा शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 में हमें दिखाई दे रहा है करंट ईयर के लिए अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स सारे के सारे लेस देन 6 मंथ्स हैं, और लाइकवाइज प्रीवियस ईयर में भी सारे के सारे रिसीवेबल्स लेस देन 6 मंथ्स हैं, यानी कि हम सारे रिसीवेबल्स को ही करंट एसेट्स के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। तो हमारा रिसीवेबल का जो फिगर है वो है 106.99। यह है डेटर्स लेस देन 6 मंथ्स। हमारे एक्सेल शीट के अंदर सेल है, तो यहां पर हम डालेंगे 106.99, और मार्च 22 की जो फिगर है 172.27 वो हम डालेंगे यहां पर। अगर कुछ डेटर्स हमें दिखाई देते कि मोर देन 6 मंथ्स है तो हम उसको क्या करते, हमारे पास नॉन करंट एसेट के अंदर ये डेटर्स मोर देन 6 मंथ्स का सेल है, हम वहां पर उस फिगर को फीड करते। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो फिगर है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में हमें यहां पर फिगर दिखाई दे रही है 140.15, यहां फिगर दिखाई दे रही है 965.24। चलते हैं इसके शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 12 में। ये हमारा शेड्यूल नंबर 12। तो मार्च 21 में हम देख सकते हैं कि सारा का सारा जो कैश है वो या तो बैंक के पास में है ये सब, या कैश इन हैंड के शेप में है, और टोटल बनता है ये फिगर। तो उसमें नॉन करंट के अंदर ग्रुप करने जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इस पूरी फिगर को 140.15 को हम डालेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर, तो ये आ जाएगी यहां पर। मार्च 22 में चलते हैं, ये सारा बैंक बैलेंस है। इसके अलावा ये कैश इन हैंड की फिगर है। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें पार्टी से बात करनी है, हमें पता करना है कि इस एफडी का नेचर क्या है। अगर ये जो एफडी है वो कंपनी जब चाहे तब इसको ब्रेक कर सकती है, तो हमें इसको करंट एसेट के अंदर ग्रुप करना है बैंक बैलेंस में। और अगर कोई ऐसी एफडी है
जो कि लॉक है, यानी कि कंपनी इसको विद इन 1 ईयर ब्रेक नहीं कर सकती, तो हमें इसको दिखाना है नॉन करंट के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिपॉजिट हमें इसका एनालिसिस करना है, इसको अपनी एक्सेल शीट के अंदर फीड करना है। तो यहां पर हम इसको ले रहे हैं करंट एसेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा कैश एंड बैंक बैलेंस का फिगर हमको दिखाई दे रहा है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो फिगर है, हम पूरे को ग्रुप कर रहे हैं करंट एसेट के अंदर। तो 140.15 को हम यहाँ डाल ही चुके थे, तो यहाँ की जो फिगर है 965.24 की, वो हम डालेंगे यहाँ पर इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट जो हमारा एलिमेंट बचता है वो है अदर करंट एसेट का, जो कि फिगर यहाँ पे दिख रही है हमें और यहाँ पर दिख रही है। देख लेते हैं जरा इसका भी शेड्यूल नंबर 13 में। ये है शेड्यूल नंबर 13 हमारा, जिसमें हमको दिख रहा है ये है अदर करंट एसेट्स, ये है टीडीएस रिसीवेबल, ये है कुछ एडवांसेस, टोटल फिगर बन रही है ये। तो हमें अगर ये लगता है कि सारा का सारा करंट के नेचर का है, तो हमें क्या करना है, इस पूरी ही फिगर को हमें डालना है अदर करंट एसेट्स के अंदर। मान लीजिए कि आप इसमें जब कंपनी से पता करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें से कुछ फिगर ऐसी है जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के शेप में किसी डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिटेड है, तो हमें इसको करंट में ना ग्रुप करके हमें इसे नॉन करंट के अंदर ग्रुप करना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब अदर करंट एसेट में जो मार्च 21 की फिगर है वो है 146.98, तो हम डालेंगे यहां पर, और यहां की जो फिगर है अदर करंट एसेट की वो है 21.29, तो ये फिगर हम डालेंगे यहां पर। तो इस तरह से हमारा एसेट साइड का भी सारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहां पर एसेट साइड में 21 का जो टोटल है वो है 3519.01। देख लेते हैं हमारे एसेट साइड का टोटल क्या आ रहा है, ये है 3519.01, तो दिस इज वैलिड। यहां पर लायबिलिटीज सॉरी मार्च 22 का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4874.13, हमारा आ रहा है 4874.12। इसका मतलब 0.01 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, क्योंकि यहां पर हमने लाख में फिगर्स को डाला है, तो हम 0.01 का फिगर बहुत ही नॉमिनल है, इससे कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम 0.01 की फिगर को एसेट साइड में कहीं पर भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर 82.31 कर देते हैं इसको, तो हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अपनी एक्सेल में भी हमारे पास में ये टूल है जानने का कि हमारा एसेट लायबिलिटी टैलिड है कि नहीं है। ये देखिए, ये है चेक, यहां पर एसेट लायबिलिटी इक्वल है कि नहीं है। अगर ये यहां पर 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके एसेट लायबिलिटीज टैलिड है। चलिए अब देखिए नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी हो चुका है अपने आप मार्च 22 के लिए। इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, कोई भी फिगर हमें छेड़नी नहीं है। हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि यहां पर नील डिफरेंस आ गया। नील डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ पीरियड है, यानी कि ये जो फिगर है 965.24, ये फिगर हमारी हमारी एक्सेल से टैली हो रही है कि नहीं हो रही है कैश बैलेंस के फिगर से। कैश बैलेंस का जो हमारा टोटल था मार्च 22 का, वो फिगर यहां पर था 965.24, ये देखिए। तो यही फिगर आ रही है हमारी नीचे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यहां पर 965.24। इसका मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल टैलिड है, हमारा कैश बैलेंस बिल्कुल टैलिड है। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें मैंने बात की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे हम एक्सेल शीट से बना सकते हैं। ये एक्सेल शीट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं phenologistforall@gmail.com पर। मैं यहाँ पे मेल आईडी लिख भी देता हूँ, दिस इज FINOLOGISTFORALL phenologistforall@gmail.com। आप इस पर मेल करके हमसे एक्सेल शीट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।